नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। इस बहस में आज का मुद्दा है विकास पर तू मैं। विकास तेरा या मेरा। विकास को लेकर के ये लड़ाई समाजवादी पार्टी ने शुरू की है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी विकास किए हैं या जिन भी कार्यों का शिलान्यास या उद्घाटन किया है वह उनकी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए थे। तो फिर शिकायत क्या है? उनकी सरकार के कार्यकाल में यदि कोई विकास कार्य शुरू हुआ था तो उसमें शिकायत क्यों है? और आखिर ये श्रेय लेने की होड़ भी क्यों है? जाहिर है सरकार किसी की व्यक्तिगत नहीं होती। सरकार समाजवादी पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है। पार्टियां एक दल है, व्यक्ति विशेष नहीं है। तो फिर ये श्रेय लेने की होड़ किसके लिए है? ये श्रेय लेने की होड़ में ये आखिर ऐसा क्यों होता है? मेरा सवाल आज समाजवादी पार्टी से ही रहेगा। पहले आज की इस बहस में हमारे साथ शामिल होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता जावेद अहमद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक अहमद लारी, बनारस की पीएमओ के पूर्व मीडिया प्रभारी संजय भारद्वाज, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी। समाजवादी पार्टी से पहला सवाल है, अगर वो आपकी किए हुए कार्यों का फीता काट रहे हैं या शिलान्यास कर रहे हैं या मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं या एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां दौड़ाने वाले हैं तो आपको शिकायत क्यों है? लारी जी, मेरा सवाल आज आप ही से है, शुरुआत आज आप ही से करते हैं। ये शिकायत आपको क्यों है? विकास से कोई इनके वो नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो दिया था उस मैनिफेस्टो के हिसाब से ये अपना भी तो कार्य करें। ये हमारे ही जो काम किए गए थे उसको क्यों ये अपना नाम दे रहे हैं? हमारी पटशिला क्यों हटा रहे हैं? आप करिए, जो हमने काम किया उसको आप आगे बढ़ाइए, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन आपने जो वादा किया था जनता से, और जनता पूरा मैनिफेस्टो इनका मेरे पास है, इस मैनिफेस्टो के हिसाब से इन लोगों ने बहुत कुछ वादा किया था जनता से कि हम लोन देंगे फार्मर को 0% इंटरेस्ट पे, गन्ना किसानों का 120 दिन के अंदर भुगतान करेंगे, और क्या नाम है, एफआईआर लॉन्च करेंगे बिना किसी भेदभाव के। जो भी एफआईआर लगाने आएगा उसको हम एफआईआर उसकी लॉन्च करेंगे। 24 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे गांव में, फ्री वाईफाई देंगे कॉलेज को, गरीब कल्याण कार्ड देंगे, फ्री हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस देंगे। आज आप देख लीजिए, आयुष्मान भारत नाम से इन्होंने किया, जो ऑलरेडी पीएम का चल रहा था पिछली सरकार का, उन्होंने इसको किया है। तो उसमें भी कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जो मना कर देते हैं कि नहीं, इससे इलाज नहीं होगा। तो आप अपनी चीजों का श्रेय आप लीजिए, हमारी चीजों पे आप ये क्यों कर रहे हैं? जो हमने किया उसको आप ये क्यों दिखा रहे हैं कि हमने किया है? आपने नहीं किया, आप उसको बढ़ाइए, आगे बढ़ाने में कोई ऐतराज नहीं है। लखनऊ में जो भी काम होता है, आपने काम शुरू किया था, लेकिन यदि काम वो समाप्त करेंगे तो जाहिर है वो यही कहेंगे कि इस काम को समाप्त हमने किया है। फिर इसमें शिकायत किस बात की है? हम बता रहे हैं आपको। और ये तो अच्छी बात है कि काम आपने शुरू किया था, शिलान्यास आपने किया था, उद्घाटन ये कर रहे हैं। अब ये तो जनता ने उनको गद्दी में बैठा दिया ना, नहीं तो ये काम आप पूरे करते। उपाध्याय जी, पूरी बात सुनिए। जैसे लखनऊ मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो का फेज 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। फेज 1 कंप्लीट होने के बाद फेज 2 चालू होना था। वो फेज 2 आज तक चालू नहीं हुआ है, आज तक चालू नहीं हुआ। उसका उद्घाटन हमने कर दिया था, उसका री उद्घाटन इन्होंने किया अपनी शिलापट लगाने के लिए। ये ऐतराज है। लखनऊ में कैंसर हॉस्पिटल हमने स्टेब्लिश कर दिया था, उसका उद्घाटन कर दिया था। वहां पे इन्होंने उस हॉस्पिटल को इन्होंने पिछले साल तक चालू नहीं किया। अब उस हॉस्पिटल को इन्होंने, जो कैंसर हॉस्पिटल था, उसको इन्होंने कोविड हॉस्पिटल के तौर पे चालू किया। इस साल उसका उद्घाटन किया, फीता काटा है कि हमने सब कोविड हॉस्पिटल बनाया है। ये ऐतराज है। ऐतराज ये नहीं है कि आप उस काम को बढ़ा रहे हैं। ऐतराज ये है कि जो काम कंप्लीट हो गए थे उनको रोक कर आप करते, आप सेकंड फेज लखनऊ के मेट्रो का सेकंड फेज आप लागू करते, और सेकंड फेज लागू करने के बाद उस पर आप अपना शिलापट लगाए। ठीक है जावेद अहमद जी, मेट्रो की जनक अगर इस देश में कोई कहा जाए जो मेट्रो क्रांति लेकर आई, वो कांग्रेस की नेता शीला दीक्षित थी। और शीला दीक्षित ने मेट्रो से पूरी दिल्ली के जो
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या है वो लगभग दूर कर दी। आज बड़े बड़े लोग मेट्रो में यात्रा करते हैं और इसका श्रेय निश्चित रूप से शीला दीक्षित जी को जाता है, कांग्रेस को जाता है। लेकिन कांग्रेस ने उसके बाद जो सरकारें बनी उन्होंने भी मेट्रो को आगे बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमने किया काम था, आप आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, या इस काम को मेट्रो का श्रेय पूरा शीला दीक्षित को देना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से कानपुर में मेट्रो के इंजन को शुरुआत की, उस जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था, उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? आप जाहिर है 70 साल तक लगभग कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने विकास किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। विचारों से सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन इस देश को कांग्रेस की काफी कुछ देन है। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस तरह के दावे नहीं किए कि ये मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया था तो अब इसका जो शिलान्यास है हमने किया था, उद्घाटन भाजपा क्यों कर रही है? अगर ये कर रही है तो अच्छी बात है। जावेद जी। जावेद जी की आवाज नहीं आ रही है। जावेद जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के संजय भारद्वाज जी से पूछूंगा, वे पीएमओ बनारस में मीडिया प्रभारी भी रहे हैं। संजय जी, ये बताइए आखिर ये झगड़ा है क्या? जैसा अभी लारी जी ने कहा, उनका कहना है कि भाई, लारी जी का कहना यह है कि आप शिलान्यास करिए, उद्घाटन करिए, लेकिन जिस चीज का उद्घाटन वो कर रहे हैं, कर चुके हैं, उसका उद्घाटन दोबारा क्यों कर रहे हैं? संजय जी। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास विकास के नाम पर बात करने का केवल शोशेबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी का विकास से न कभी लेना। ये लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की सरकार में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश को किस तरीके से इन लोगों ने चलाया था। पूरे प्रदेश में अराजकता की इन लोगों ने माहौल खड़ा किया था। नहीं संजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा बीच में। समाजवादी पार्टी के टाइम में एक्सप्रेस वे बना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना, जेपी यहाँ पे ऑडिटोरियम बन रहा था, उसको जांच के नाम पर रोक दिया गया है। 1800 करोड़ की लगभग परियोजना थी। गोमती रिवर फ्रंट बंद पड़ा है। बहुत सारे काम किए थे। ये हम नहीं कह सकते कि उन्होंने विकास कार्य नहीं किए, लेकिन जो आपने विकास कार्य किया आप उस पर बात करिए, उससे उनका जवाब दीजिए। जी संजय जी। सरकार के माध्यम में हुआ है इस सरकार में। मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी के लिए आईना है ही है, और समाजवादी पार्टी इस आईने को देख रही है। मुद्दा विहीन पार्टी है ये। मुद्दा विहीन पार्टी होने के कारण आज अनर्गल विषय के वार्तालाप करना। अरे आप अपनी उपलब्धि बताइए। आपने तो पूरे प्रदेश को जंगल राज बना दिया था। उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी, यहाँ की जनता से छुपा है क्या? आप नहीं, वो बता रहे हैं अपनी उपलब्धि। वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस वे हमारी देन है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे हो या मेट्रो हो। वो तो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। ये बहस विकास तेरा मेरा पर है। बाकी जितना भी काम आगे बढ़ा है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के मार्गदर्शन में हुआ है। उसमें आधा से ज्यादा पैसा केंद्र सरकार का लगा है। ये पूरा श्रेय लेना चाहते हैं मेट्रो का। किस बात की मेट्रो की बात करते हैं ये? ठीक है जावेद जी। जावेद जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बताइए कि मेरा सवाल आपसे पुनः वही है कि मेट्रो का अगर किसी को श्रेय दिया जाता है इस देश में मेट्रो की क्रांति का, हालांकि कलकत्ता में पहले शुरू हो चुकी थी, कोलकाता में, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सरल करने का काम किया, वो कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी दिल्ली की शीला दीक्षित जी। उन्होंने ये शुरुआत की और उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने मेट्रो को आगे बढ़ाया। लेकिन कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि उनके काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस ने उस तरह से कभी ईगो का प्रश्न नहीं बनाया, अहम का प्रश्न नहीं बनाया। और यह भी सही है कि 70 साल तक इस देश पर कांग्रेस का शासन रहा है। इस देश को बहुत कुछ कांग्रेस ने दिया है, तो सरकारें किसी की भी हो, हम इसको नकार नहीं सकते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सहमति असहमति अपनी जगह है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह का झगड़ा प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में, विकास को लेकर के, शिलान्यास को लेकर के तेरा मेरा हो रहा है, उससे आप कहां तक सहमत हैं? जावेद जी।
आपकी आवाज नहीं आ रही है जावेद जी। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जावेद जी की आवाज की समस्या को समाधान करें। प्रमोद गोस्वामी जी, उत्तर प्रदेश में ये जो हो रहा है, प्रमोद जी यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में ये जो हो रहा है उससे आप कहां तक सहमत हैं? उपाध्याय जी, ये विडंबना है कि जिस ढंग से प्रदेश का विकास किसी के व्यक्तिगत किसी दल का अपना विकास या अपने दल का विकास नहीं कर रहा, वो प्रदेश का विकास कर रहा है और वो वादों को या अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल करके ये लेके आता है। जो आपने भी कहा कि 70 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया, ये बात सही है, लेकिन कभी चाहे शीला दीक्षित हो और चाहे नारायण दत्त तिवारी रहे हों, कभी भी चुनाव में उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। ये इधर जब से एक राजनीतिक दलों में ओछी प्रतिद्वंदता, अगर शब्द प्रयोग किया जाए तो मैं समझते हैं गलत नहीं होगा, जब ओछी प्रतिद्वंदता शुरू हुई है कि तेरा काम मेरा, मेरा काम तेरा, तो जो सत्ता में आती है तो इधर पिछले लगभग 1.5 दशक से ये चीजें ज्यादा शुरू हुई है। जहां तक अभी जो भारद्वाज साहब ने कहा कि क्या काम है, मैं कहूंगा देखिए ये विजन तो मानना पड़ेगा और ये बड़ापन भी है किसी भी राजनीतिक दल का। ये खाली आलोचना करना ही बड़ापन नहीं होता, अगर सही है उसको सही कहना उससे ज्यादा बड़ापन होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश ने ये विजन एक्सप्रेसवे, यहाँ की शुरुआत अखिलेश ने की और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये भी उसकी नींव अखिलेश ने डाली, यहाँ मेट्रो वो भी अखिलेश का है। तो ये न कहिए कि अखिलेश ने काम नहीं किया, अखिलेश ने काम किया। ये बात भी श्रेय बीजेपी को जाना चाहिए। हाँ, ये बात भी बीजेपी को कि जो अखिलेश के काम थे उनको बेहतर ढंग से और उन्होंने आगे किया। इस बात का श्रेय बीजेपी को लेना चाहिए, ले सकती है। आप इसका श्रेय कहें न कहें वो लोग मानते हैं और उसका श्रेय देंगे, लेकिन खाली ये कि नहीं मान लीजिए कर दिया, ये मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी का भी ये ऐसी चीज नहीं थी कि जो किसी से छिपी है। ये हर आदमी जानता है, देश की हर जनता जानती है कि मेट्रो किसने चलाई, एक्सप्रेस वे किसने बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का विजन किसका था, ये अखिलेश का था, ये सबको मालूम है। तो खाली ये अगर समाजवादी कहे तो उससे मैं नहीं समझता कि या भारतीय जनता पार्टी दावा करे कि ये प्रोजेक्ट मेरे थे तो वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो जाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोजेक्ट लिए हैं वो अगर अखिलेश आ जाए और वो कहे कि ये मेरे हैं तो अखिलेश के नहीं हो जाएंगे। बेसिक बात ये है कि मैं ये समझता हूं उपाध्याय जी कि अब राजनीतिक दलों में छोटापन ज्यादा आ गया है। एक दूसरे की आलोचना के आधार पर सत्ता हासिल करना ये एक सगल बन गया है। हमें कोई भी अच्छा काम करे हम उसकी आलोचना करेंगे, ये एक मैं समझता हूं कि राजनीतिक विडंबना है। राजनीति के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। अटल जी भी रहे, अटल जी भी अपने प्रतिद्वंदियों की, वो कभी अटल जी को भेजा गया तो उन्होंने बड़े अंदाज से बराबर, और आज भी सब लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि कांग्रेस शासन था और उसके बाद हमको यूएनओ। ठीक है जावेद जी, मेरा सवाल फिर से आपसे है कि जिस तरह से कांग्रेस ने विकास कार्य किए, लेकिन कांग्रेस ने कभी ढोल नहीं बजाया, कभी इस बात को लेकर के लड़ाई झगड़े नहीं किए, तो आप जो अभी प्रतिद्वंदिता चल रही है भाजपा और सपा में, और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि ये विकास तो हमारा है, अरे भाई सरकारें आएंगी, अगर आप विकास का काम कोई अधूरा छोड़ के गए हैं तो वो तो पूरा होगा ही। जावेद जी। निश्चित रूप से आदरणीय उपाध्याय जी, अभी हमारे बड़े भाई प्रमोद जी ने बहुत अच्छी बात की। दरअसल जो मानसिकता है वो संकीर्ण होती जा रही है। विजनरी राजनीति की तरफ जो है राजनीतिक दलों का ध्यान हट चुका है। वो सतही और अल्पकालिक लाभ की जो राजनीति है उस दिशा में बढ़ चुके हैं लोग। काम सभी सरकारों ने किया है, ढोल पीटने की क्या आवश्यकता है। जनता ने जनता के लिए ही तो जनप्रतिनिधि बनाए हैं, यही तो हमारा संविधान कह रहा है। देश कोई दल अपनी जेब से तो कुछ बनाता नहीं है, जो भी है वो जनता के कर से ही विकास के काम होते हैं, और जब विकास के काम होते हैं तो उसके पीछे विजन होता है। शीला जी ने अपने समय में जो उनका विजन था, जो दिल्ली की व्यवस्था थी, ट्रैफिक की जो समस्या थी, उसके लिए मेट्रो
की तरफ वो बढ़ी। और यही नहीं, उन्होंने दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर का भी एक बड़ा जाल बिछाया। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, ये श्रेय लेने की होड़ में है, काम करने की होड़ में नहीं है। ये केवल ढोल बजाकर, 4 चूहे मारकर, उसके चमड़े से ढोल बनाकर जिस तरीके से ये बजा रहे हैं, इससे इस देश का या समाज का कोई विकास नहीं होने जा रहा है। इससे जनता बार बार ठगी जा रही है। और ये जो मानसिकता है, छोटी सोच और पैर की मोच, ये जो राजनीतिक दलों में आ गया है, इससे ये चल भी नहीं पा रहे हैं और बौद्धिक रूप से भी लाचार हो गए। ये कौन सी कहानी है, कौन सी राजनीति है कि इन राजनीतिक दलों के एजेंडे में जनता नहीं रहती है। जनता के बजाय वर्ग, जात और संप्रदाय हो जाते हैं। काम किसी का भी हो, सरकारें आएंगी जाएंगी, जनता अपने हिसाब से तय करती है किस राजनीतिक दल को किस विषय पर जनादेश देना है कि इसको रिजेक्ट कर देना है। इसको जो जिस संविधान की ताकत से जनता जो है, मतदाता हमको सत्ता में लाता है, उसी संविधान की ताकत से हमें वो बाहर भी कर देता है। हम जब सत्ता में हो जाते हैं, ये जो इधर पिछले 3 दशकों से अधिक समय से चल रहा है, प्रमोद जी तो साक्षात गवाह हैं, आप भी हैं, हम लोग सुनते रहते हैं बचपन के भी किस्से कहानियां कि किस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था थी। आज आलोचना जो है वो विरोध में हो रही है। और अगर किसी व्यवस्था का विरोध किया जाए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का विरोध किया जाए, तो राजनीति कितनी संकीर्ण हो गई है कि वो राष्ट्रद्रोह की सीमा को लांघ रही है अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विरोध कर दिया जाए। ये कौन सी मानसिकता है? तो इसी मानसिकता के चलते विकास के काम तो बाधित किए गए। जन सरोकार से इन राजनीतिक दलों ने अपने को दूर कर लिया और ये लोग अल्पकालिक लाभ के लिए सतही मुद्दे जो इस देश के जख्मों को कुरेदने का काम करते हैं, उस पर नमक डालने का काम करते हैं, वो इनको भाते हैं। जनता के हित के लिए, जनता के भले के लिए कोई विजन इन लोगों के पास नहीं रहता है। इसीलिए ये लोग लगातार ढोल पीट रहे हैं। इसीलिए मैं ठीक है जावेद जी, तारिक जी से हम सवाल ले लेते। तारिक जी, ये सही है कि अखिलेश ने विकास कार्यों का शुरुआत की थी। मेरा फिर से वही सवाल है कि उस विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है। मेडिकल कॉलेज की संख्या आज 59 से ज्यादा है। मुझे अगर ठीक से आंकड़ा याद है तो 59 से ज्यादा है। अब उसमें ये कहना कि अखिलेश ने मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की थी और फिर उसके बाद में मेट्रो को लेकर के आपका है, लेकिन मेट्रो को उन्होंने आगे बढ़ाया है। नोएडा, गोरखपुर, आगरा, 13 जिलों में मेट्रो को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। तो फिर ये झगड़ा क्यों है विकास को लेकर के? भाई ये तो सच है कि अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो जाहिर है उद्घाटन पट्टिका भारतीय जनता पार्टी की ही लगेगी, अखिलेश की तो नहीं लगेगी। और सरकार व्यक्तिगत तो नहीं होती, सरकार तो जनता मिलकर के चुनती है। और विकास का काम करना ये भाजपा का भी दायित्व है, सपा का भी है, और यदि कांग्रेस आती है तो कांग्रेस का भी यही दायित्व है कि जनता उनको विकास के लिए चुन रही है, व्यक्तिगत यशोगान के लिए नहीं चुन रही। तो फिर समाजवादी पार्टी को दिक्कतें क्यों हो रही हैं? मुझे ये ये अभी तक समझ में नहीं आया है। थोड़ा उपाध्याय जी मैं आपका करेक्शन कर दूं कि मेट्रो की उत्पत्ति कोई शीला कौल जी ने नहीं की थी। मेट्रो की उत्पत्ति 1980 के दशक में कलकत्ता में हो गई थी, ये याद रखिएगा। बहुत बड़ा मेट्रो लाइन नहीं, लारी जी वो मैंने बोला कि कलकत्ता में शुरू हो चुकी थी, लेकिन जो मेट्रो क्रांति है उसकी जनक शीला दीक्षित है। मेट्रो क्रांति शीला दीक्षित की देन है। अब मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपने जो कहा वो सही है एकदम जी। अब रही दूसरी बात कि हम लोगों को क्या परेशानी है। हाँ, हम लोग को क्या परेशानी है? आप बेसिकली जैसे आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज 69 हो गए, 70 हो गए, 100 हो गए, मैं 100 मान लेता हूं, लेकिन 100 कहां पे दिख रहे हैं? अभी तो उनका शिलान्यास कुछ दिन पहले किया गया है। ये शिलान्यास का 2017 में नहीं होना चाहिए था मुख्यमंत्री बनते ही साथ, ताकि आज लोगों को बैठा दिया जाता, आज लोग वहां पे इलाज करा रहे होते, कोविड में लाखों लोग ना मर रहे होते। सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए बाबा जी ये काम कर रहे हैं और मोदी जी ये काम कर रहे हैं। मतलब देश का राजा और प्रदेश का राजा दोनों मिलकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उन लोग की जानों पे खेल गए। क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? मेट्रो की आप बात कर रहे हैं कि कानपुर में मेट्रो उन्होंने किया, बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं कि कानपुर में मेट्रो
अखिलेश जी ने उसका शिलान्यास जरूर किया, लेकिन उस काम को आगे बढ़ाया, मंजूर। लेकिन लखनऊ में जो सेकंड फेज मेट्रो चालू होनी थी वो कहां गई? फर्स्ट फेज मेट्रो काम खत्म होने के बाद सेकंड फेज मेट्रो का काम चालू होना था, वो कहां गया? वो जवाब दीजिए। कैंसर हॉस्पिटल का क्या हुआ? वो जवाब दीजिए। आप सिर्फ नाम बदलते हैं, आप मुगल सराय का नाम बदल रहे हैं, आप इलाहाबाद का नाम बदल रहे हैं, आप फैजाबाद का नाम बदल रहे हैं। आपको इतनी चिढ़ है, आपको इतनी चिढ़ है। देखिए बीच में बोलना चालू किया, देखा बीच में बोलना चालू किया। ये होती है मिर्ची। मेरी बात इतनी कटु होती है। संजय जी बोलने दीजिए, समाजवादी पार्टी को बोलने दीजिए, मैं आपको समय दूंगा। संजय जी बोलने दीजिए प्लीज। अब रही अयोध्या, देखिए दोनों बोलेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं देगी। मुगल सराय के नाम से आपको इतनी नफरत है। अरे भैया, हम मुसलमानों को लाइन से खड़ा करो, आर्मी तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, लाइन से गोली मरवा दो। अरे आज त्रिपुरा में क्या कर रहे हो? मरवा ही तो रहे हो, मस्जिदें जलवा रहे हो, कुरान जलवा रहे हो, हम लोग को भी जलवा दो यार, मरवा दो ना, खत्म करो, अपनी मंशा पूरी करो, अपनी मंशा पूरी करो यार। मोदी जी भी यही चाहते हैं, योगी जी भी यही चाहते हैं। दोनों लोग चाहते हैं कि एक वर्ग, एक धर्म, एक समुदाय के लोगों को खत्म करके इस देश पर राज किया जाए। राज करो, मरवा दो, मरवा दो भाई, हम तैयार बैठे। तारिक अहमद लारी को सबसे पहले गोली मार दो, क्योंकि वो एक कट्टर मुसलमान है, लिबरल लेकिन कट्टर। तुम्हारे लिए कट्टर है, दुनिया के लिए लिबरल है। मार दो तारिक अहमद लारी को गोली यार, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, देश की तरक्की होगी। 370 हटा दिया, 35 हटा दिया, नाम बदल दिए, कितनी नौकरियां मिल गई, कितना विकास हो गया इनको करने से। कितने लोगों ने प्लॉट खरीद लिए, जो बेचारे वहां सही ढंग से रह भी रहे थे। संजय जी जवाब दीजिए, संजय जी जवाब दीजिए। उनका कहना है कि आप उद्घाटन करिए, लेकिन लखनऊ की मेट्रो का दूसरा फेज कहां गया, मेडिकल कॉलेज धरातल पे कहां है, वो तमाम सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं। संजय जी, हटाना की आवश्यक नहीं था। 370 का आप पक्ष ले रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। 370 राष्ट्र विरोधी धारा थी, और वह राष्ट्र के लिए, अखंड भारत के लिए उसका हटना आवश्यक था। मोदी जी, योगी जी ने जो भी किया है वो देश हित के लिए क्या है। आपने जो किया है केवल परिवार के लिए किया, कश्मीरी ब्राह्मणों को मार के भगवाया है आपने। देश हित के लिए आपने कश्मीरी ब्राह्मणों को मार के भगवाया है। देश हित के लिए आपने कश्मीरी ब्राह्मणों को मार के भगवाया है। कश्मीर के ब्राह्मणों को कांग्रेस की सरकार में विस्थापित होना पड़ा। एंटी ब्राह्मण है ये, भरद्वाज होते हुए एंटी ब्राह्मण है, ये चाटुकार क्या कर रहे हैं? ये तलवार चाट रहे हैं, सारे ब्राह्मणों को इसलिए भगाया गया, देश हित में भगाया। वेरी गुड, ये ब्राह्मण है, देख लीजिए, ये असली ब्राह्मण है, जो अपने ब्राह्मण भाई को कह रहे हैं कि हमने देश हित में ब्राह्मणों को कश्मीर में भगाया है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये है ब्राह्मण। देख लीजिए उपाध्याय जी, आपकी यह हैसियत कर रखी है भरद्वाज जी ने कि देश हित में आपको लात मार के वहां से कश्मीर से निकाल दिया गया। देख लीजिए कितने बेशर्म लोग हैं, आपके वहां से जाने को, पलायन करने को कह रहे हैं कि देश हित में पलायन हुआ है। संजय जी विकास पर जवाब दीजिए, विकास पर जवाब दीजिए। ये बहस धर्म पे और कश्मीर पर है ही नहीं, आप विकास पर जवाब दीजिए। जिस विकास को लेकर के तेरा मेरा हो रहा है उस पर जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो शिलान्यास कर रही है या जो उद्घाटन कर रही है वो उनके किए हुए कार्य है। आप इस पर जवाब दें संजय जी। सरकारें यहाँ पर विगत 30-35 साल 30 साल से ऊपर से हैं, उसके आप आंकलन को ले लीजिए और आज भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल के विकासों को देख लीजिए, मिला लीजिए। उत्तर प्रदेश की सड़कों के क्या हाल थे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के क्या हाल थे। इसी वाराणसी में मुलायम सिंह यादव जी ने एक पुल का अपना 92 कितने में वो किया था, यहाँ पर 93-94 में, 94 में, और वह लंबे समय से 11 साल तक पड़ा रहा पुल। यही सामने घाट का पुल वाराणसी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में जब आई है, 5 पुल अधूरे जो समाजवादी पार्टी छोड़कर गई थी, उसका निर्माण भाजपा की सरकार में किया गया है। आप मालूम कर लीजिए, लारी साहब बैठे हुए हैं, ये विकास की बात कर रहे हैं, इनकी सरकारों में वो छोटे छोटे पुल नहीं बन सके। उत्तर प्रदेश में आज देखिए, आप जिस रोड पर भी जाएंगे आपको फ्लाई ओवर की कनेक्टिविटी मिलेगी, आपको गांव से जुड़ती हुई सड़कें मिलेंगी। आप किसी इलाके में चले जाइए, आपको लगेगा कि हाँ विकास हो रहा है। और आप खुद कहते हैं कि हाँ मोदी जी की सरकार में, इनके पास है जी कुछ भी बोलने के लिए नहीं है।
आप ये भले ही रोते रहे कि हमारी योजनाओं को ले गए, हमारी योजनाओं को ले गए। इनके पास योजना जैसे शब्द ही नहीं है। इनके पास केवल जाति के आधार पर शासन प्रशासन संचालन करना, समाजवादी पार्टी के लोगों को अगाध धन कमवाना, समाजवादी पार्टी लोगों को कानून व्यवस्था की खुली छूट देना, इनके पास केवल इतनी उपलब्धि है बस। इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं है इनके पास। बृजभूषण शरण सिंह तो हमारे पास बैठे हैं लारी जी, भाई। पहली बात है, ये मीडिया प्रभारी तारिक पीएम जी। के जरूर है, लेकिन इनको जरा सा ज्ञान नहीं है कि हर देश की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। हर देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक एक स्पेशल इंसेंटिव देता है, दान देता है। उन दान के पैसे से माननीय प्रधानमंत्री जो भी होंगे उनके क्षेत्र का विकास होगा। ये तो मीडिया प्रभारी है, उनको यही जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि खुद जानकारी नहीं है और हमको कह रहे हैं कि हमारे पास विकास का आपको नहीं है। इनको यही नहीं मालूम है। आप केवल सपना मुंगेरी लाल का देखिए, प्रधानमंत्री 2022 में दुर्गति होने जा रही है, नोट कर लीजिए। इनको यही नहीं मालूम है। पीएम ने अपनी जेब से नहीं दिया है, इंडिया गवर्नमेंट ने अपनी जेब से नहीं दिया। प्रमोद जी, एक बाणसागर परियोजना थी 1978 में, उसका तात्कालिक प्रधानमंत्री थे तत्कालीन मोरारजी देसाई, उन्होंने उसका शिलान्यास किया था और 2006 में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका उद्घाटन किया। ऐसी एक और परियोजना है, उसका अभी नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। तो यदि कोई कार्य अधूरे रह जाते हैं तो उनको पूरा करना क्या गलत है? क्या उनको पूरा नहीं किया जाना चाहिए? जैसे अभी संजय कह रहे थे कि बनारस में मुलायम सिंह यादव जी के टाइम में कुछ पुलों का जो फ्लाईओवर हैं उनका शिलान्यास हुआ था, उसके लिए भी समाजवादी पार्टी ने काफी हो हल्ला मचाया था कि वो उनके कार्यकाल के हैं, इसको केवल पूरा किया गया है। तो उन कार्यों को पूरा करना क्यों गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। और ये किसी भी राजनीतिक दल का ये कहना कि ये हमने शुरू किए थे, पहली बात तो उपाध्याय जी ये है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो कोई अपने परिवार के खर्चे से या अपनी मेहनत का पैसा नहीं है, देश का पैसा है, देश में लग रहा है। तो कोई भी अगर योजना बनाई गई है, उस अभी आपने बड़ी अच्छी ये आपने एग्जाम्पल दिया कि बाणसागर परियोजना एक दशकों तक बंद पड़ी रही और कई सरकारें कांग्रेस की भी उस दौरान आई, उसके बाद बसपा की भी आई, उत्तर प्रदेश में सपा की भी आई, सोनभद्र का है ये, और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद चूंकि वो बड़ी परियोजना थी, उसमें अटल जी ने उस पर किया, लेकिन कभी अटल जी ने अपने भाषण में, वो तो लखनऊ के सांसद रहे हैं 5 बार, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने भाषण में ये नहीं कहा कि साहब ये परियोजना बंद थी, मैंने शुरू कर दी। कभी कांग्रेस ने ये बात नहीं कही कि ये परियोजना तो हमारी थी, अटल जी ने शुरू कर दी। ये छोटे स्तर की राजनीति का दौर या चलन ये इधर पिछले कुछ समय से शुरू हुआ है, वरना विकास कार्य एक नियम है कि हम आते हैं सरकार में, दूसरे दल भी आते हैं, तो जो आते हैं विकास कार्य करते हैं, उनका दूसरा दल उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, तो उससे उसको एक लाभ मिलता है, एक सरकार का उस जनता के बीच में मैसेज जाता है कि अगर ये छोड़ दिया। लेकिन आज स्थिति ये है उपाध्याय जी कि वो विकास कम लेकिन सोसेबाजी ज्यादा करना, ये इसीलिए राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता घटती जा रही थी कि सत्ता में आज ठीक है जावेद जी, कांग्रेस के नारे, हाँ प्रमोद जी, जावेद जी से सवाल ले लेते हैं। जावेद जी, कांग्रेस का जहां तक इतिहास रहा है, मुझे याद है कि कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे, वो औद्योगिक जो क्रांति थी उत्तर प्रदेश में वो उनकी देन थी। नोएडा को उन्होंने डेवलप किया। उसके अलावा यहाँ इफ्को कारखाना नारायण दत्त तिवारी की देन रही है जो बरेली आंवला में स्थित है। बहुत सारे काम और बहुत पुल फ्लाईओवर नारायण दत्त तिवारी की देन रही है और ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। और यह भी सही है कि कांग्रेस ने कभी इसका, मैं पुनः ये कहूंगा कि कांग्रेस ने आज तक कभी इसका ढोल नहीं बजाया। और जो बाकी जो सरकारें आई उसके बाद उन्होंने भी विकास किया है। बहुजन समाज पार्टी आई थी, लखनऊ का जो नक्शा बदला है निश्चित रूप से मायावती की देन है। अब अगर हम पुरानी सरकारों के पुरुषार्थ को छोड़ देंगे तो वह भी गलत होगा। जावेद जी,
नहीं, देखिए ये चर्चा इसलिए शुरू हो गई कि अब तो बहुत लोग कहने लगे कि इस देश को असली आजादी और ये विकास के रास्ते पे 2014 से गया। अब जब लोग इस मानसिकता के होंगे तो ये स्थितियां ही पैदा होंगी। मैंने पहले ही कहा कि जो ये संकीर्ण मानस है ये भारत की सभ्यता और संस्कृति को सूट नहीं करता, लेकिन अब जनादेश मिलता है तो ये लोग सत्ता में आते हैं। कोई भी सरकार हो वो जनता के लिए, जनता के विकास के लिए आती है, जनता के हितों के लिए आती है। हमने अगर कोई काम छोड़ा है तो दूसरे लोग जब सत्ता में आए अगर उसको बढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई बाधा, कोई आपत्ति कांग्रेस को नहीं रही है। ठीक है, अच्छी बात है, जनता को उसका लाभ मिलेगा और मिलना भी चाहिए। हम किस लिए राजनीति में हैं, हम समाज में किस लिए, सामाजिक जीवन में इसीलिए हैं, हमारे अंदर एक सोच है कि देश का विकास हो, समाज जो है अपने पैरों पर खड़ा हो, मजबूती के साथ खड़ा हो। इसी के लिए तो राजनीतिक दल काम करते हैं, कि ना कि इसलिए करते हैं कि ये तेरा काम है, ये मेरा काम है, ये तुमने क्यों कर दिया, ये तुमने क्यों कर दिया। ये जो बातें हैं, इन बातों का मतलब तो यही निकलता है कि ये लोग केवल अपने यश के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने वैभव के लिए काम करना चाहते हैं। स्थितियां क्या, अभी संजय जी कह रहे थे बनारस में पुल गिर गया, अब इसका जिम्मेदार कौन है? आप लखनऊ से गोरखपुर जाइए सड़क से तो क्या स्थिति है, सड़क की एनएच है, जनता टोल दे रही है, उस पर पैकिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश की सड़कों की क्या हालत है, गड्ढे भरने का अभियान चलता है, गड्ढे भरते ही नहीं है। तो ये तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। पीएचसी सीएचसी में ताले बंद हैं, डॉक्टर्स हैं नहीं, जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की संख्या क्षमता के अनुसार नहीं है, और जिला अस्पताल का बोर्ड हटाकर आप मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगा दें। तो आप करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक परंपरा शुरू हुई है पिछले 3 साढ़े 3 दशक से उत्तर प्रदेश के अंदर, कि जब चुनाव के 6-7 महीने रह जाएंगे तब हम शिलान्यास करेंगे, तब हम छोटे छोटे फर्जी कामों का लोकार्पण करने का काम करेंगे, इससे जनता का भला नहीं हो रहा है। इसीलिए ये लोग हर समय जात और संप्रदाय का ढोल बजाकर ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। वो ध्रुवीकरण का प्रयास अब पूरा होने वाला नहीं है। ये सोचते हैं कि सांप्रदायिक पिच पर आकर विपक्षी दल बैटिंग करें, कोई सोचता है कि हम जाति पिच पर आकर जो है कांग्रेस खेलेगी। निश्चित रूप से आदरणीय उपाध्याय जी अपनी जान लीजिए, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस की पिच पर उत्तर प्रदेश में इन सबको खेलना पड़ेगा और जनता विरोध करेगी, इनसे हिसाब मांगेगी। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है कि 2 फीट ऊंचे पाइप पर 5.25 फीट का आदमी आत्महत्या कर ले रहा है। ये है इस उत्तर प्रदेश की स्थिति। DHFL का घोटाला हो गया, स्मार्ट मीटर का घोटाला हो गया, बस्ती मंडल में सड़कें बनी नहीं, कागज पे बन गई और भुगतान हो गया। अरे और तो और अयोध्या के परिक्रमा मार्ग में किस तरीके का घोटाला हुआ है, ये तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में इसका तो झगड़ा चल रहा है। फाइलें क्यों रोकी गई, क्यों जांच की उसमें बात मुख्यमंत्री जी ने की। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो चीजें हैं, इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए कोरोना काल में आपने क्या किया? आप बताते हैं कि हमने इतने लोगों को मनरेगा में रजिस्टर किया, लेकिन टर्नअप कितना हुआ, उसमें कितने लोगों को आपने काम दिया? रसोइयां 50 रुपए प्रतिदिन में प्राथमिक स्कूल में काम करने वाली रसोइयां, उसको आप 8 महीने से वेतन नहीं दे पाए। गोरखपुर में 7 महीने से वेतन न। ठीक है जावेद जी, संजय जी से जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत सारे प्रश्न एक साथ खड़े कर दिए हैं। संजय जी, आपने जावेद जी को सुना, आप एक एक करके उसका जवाब दीजिए। उनका कहना है कि कासगंज में किस तरह से 2.5 फुट के जो पाइप था उस पर फांसी लगा के एक युवक आत्महत्या कर लेता है, और वो कैसे संभव है ये चमत्कार। गोरखपुर तक जाते हैं लखनऊ से, ये बात सही है कि NHAI है और उसमें जो पेच वर्क हुआ है वो बिल्कुल स्तरहीन है, जबकि जनता उसका टोल चुका रही है। सड़कों के हाल भी खराब है। बस्ती में जो पेमेंट हुआ है वो बगैर सड़क बने पेमेंट हो गया उसका। अयोध्या परिक्रमा मार्ग की बात से भी मैं सहमत हूं। तो संजय जी, ये सारे सवाल उठेंगे क्योंकि चुनाव नजदीक है और जनता तो जवाब मांगेगी, क्योंकि जनता ने चुन करके आपको बैठाला है और जनता को आपको जवाबदेही बनती है। केवल ये कहने से काम नहीं चलता कि पिछली बार भ्रष्टाचार हुआ था, इस बार शिष्टाचार है। जवाब तो देना ही पड़ेगा, जवाबदेही बनती है। संजय जी।
हैं, चाहे पाइप में फांसी वाली विषय हो या दूसरा विषय हो, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आप उपाध्याय जी स्वयं इस बात को समझते होंगे कि इस सरकार में कोई भी पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं हो रहा है और इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की स्थिति योगी बाबा शुरू से अपनाए हुए हैं। पहले नहीं है कि जमुना एक्सप्रेस वे बनना है, समाजवादी पार्टी के लोगों को जमीन आप दिलवा दो, उसके बाद उस सर्किल रेट बढ़ा के 100 गुना और इन लोगों को मुआवजा दिलवा के पैसा कमवा दो। तो वो सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप देखे होंगे आज भी सामान्य तरीके से ही वो जनता की सेवा में रहते हैं। समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेता को दिखेंगे तो आपको स्कॉर्पियो में एकदम माणी वाला कुर्ता पहनते दिख जाएगा, जैसे हमारे लारी साहब दिख रहे हैं। और जहां तक विकास की बात आप कर रहे हैं, विकास के मामले में तो समाज, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों लोग अपने कार्यकाल का विकास जोड़ दें तब भी भारतीय जनता पार्टी के विकास को ये नहीं पा सकते। आप स्वयं उपाध्याय जी जब कहीं भी उत्तर प्रदेश में जाते होंगे तो आप देखते होंगे हर रोड पर कहीं ना कहीं फ्लाईओवर, कहीं ना चौड़ीकरण का काम, जितनी बढ़िया बिजली की व्यवस्था इस सरकार में आप दे पा रही है, योगी जी की सरकार पानी की व्यवस्था दे पा रही है, कानून व्यवस्था की व्यवस्था दे पा रही है, क्या इन लोगों ने कभी इस विषय में सोचा था? आज तो फिर ये लोग कहने लगते हैं कि योगी जी सब कुछ हमारी नकल कर रहे हैं, मोदी जी हमारी नकल कर रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए बोल रहे हैं इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। 2022 में इनकी दुर्गति होने जा रही है। चाहे वो कांग्रेस, तो खैर मैं मानता हूं कांग्रेस तो लड़ाई में ही नहीं है कहीं, समाजवादी पार्टी के जितने मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, हमारे लारी साहब हंस रहे हुए हैं, हमारे मित्र लारी साहब, लेकिन मैं इनको बता दूं कि इनकी दुर्गति होने जा रही है 2022 में और ये इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि इनके कार्यकर्ता छोड़ कर भागेंगे और 2022 में समाजवादी कार्यकर्ता छोड़कर दूसरे दलों में जाएंगे। वो स्थिति होने जा रही है। अभी ये 400 सीट का सिकुपा छोड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी विकास की बातें कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप देख लीजिए 2022 में आ रहा हूँ तारिक जी आपके पास, विकास कार्यों के आधार पर सिंह ने उन्नाव में क्या किया, बहुमत देने जा रही है। शाहजहांपुर में क्या किया, जो आज तक अपने मूल गांव वापस नहीं जा पाए। इन सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। योगी जी बहुत ईमानदार तो इस देश में जो आप बोल रहे थे कि कांग्रेस, आप जो बोल रहे हैं ना मोदी जी और योगी जी तानाशाही चला रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, आप अपना इमरजेंसी भूल जाते हैं। आप 1984 में सिखों का नरसंहार भूल जाते हैं, ये सारे विषय आप भूल जाते हैं। वो आप कहने लगते हैं कि भाजपा सरकार में तानाशाही चल रही है। भाजपा सरकार में तानाशाही केवल अपराध। चलिए तारिक जी से जवाब ले ले। तारिक जी, एक सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप रहता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वीकृत हुआ था उस समय उसकी लागत लगभग 1600 करोड़ रुपए थी। बाद में इसका टेंडर दोबारा हुआ और इसकी लागत 300 करोड़ रुपए कम आई, 1300 करोड़ रुपए में आई। तो इनका यह कहना है कि ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की होगी, उसके प्रोजेक्ट में था, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सही किया है, उसमें से भ्रष्टाचार को हटाया है। तो ये जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उससे आप किस तरह से बरी होंगे? तारिक जी। मैं भी उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले भारद्वाज जी ने एक थोड़ी पर्सनल बात कह दी कि मेरे जैसे लोग तीनों पाल का कुर्ता पहन कर तैयार रहते हैं। भारद्वाज जी ये नहीं जानते हैं कि तारिक अहमद लारी जिस परिवार को बिलोंग करता है वो चाय वाले का परिवार नहीं है, उसका 10 पुश्तों का इतिहास है। पहली बात, भारद्वाज जी कभी पर्सनल कमेंट पर ना जाया करिए। उस इतिहास को जानना है तो जावेद भाई बैठे हैं, वो खुद बता देंगे। मैं अपने मुंह से अपना मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता हूँ। जावेद भाई अगर गलत कह रहा हूं तो कह दीजिए कि तारिक अहमद लारी का कोई पारिवारिक इतिहास नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की पर्सनल टिप्पणी अगर करनी है आपको भारद्वाज जी, तो कभी सामने बैठिएगा। नहीं, बिल्कुल पर्सनल न जाए। मैं भी आग्रह करूंगा कि कोई किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी न करे। पार्टियों पे, विचारों पे सहमति असहमति हो सकती है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती है और जनता टीवी उस टिप्पणी के साथ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और तारिक अहमद लारी पारिवारिक आदमी है, कारोबारी आदमी है, राजनीति नहीं करता है, समाज सेवा करता है। आप लोग की तरह झूठा चाय वाला बनकर देश को नहीं बेच रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ चश्मे की हैसियत जो है ना, आपके प्रधानमंत्री के चश्मे के बराबर है, ये ध्यान रखिएगा। उस चाय वाले के चश्मे के बराबर मेरे चश्मे। नहीं, ठीक है तारिक जी, अब हो गया। आपसे मैं सहमत हूं। आप जवाब दीजिए प्लीज।
इन्होंने कई लिंक मार्ग खत्म कर दिए। 6 लेन एक्सप्रेसवे को 4 लेन कर दिया। तो बट नेचुरल की संजय जी, तारिक जी को बोलने दीजिए। आपको मैंने बीच में नहीं टोका था, वो बीच में नहीं बोले थे आपके। तारिक जी को बोलने दीजिए। संजय जी, वो आपके बीच में नहीं बोले थे जी। तारिक जी, उसको 4 वे लेन कर दिया, लागत कम आई। कई लिंक मार्ग थे उतरने चढ़ने के, उसको कम कर दिया, लागत कम आई। बट नेचुरल है, आप अगर 10 फ्लोर माला बना रहे हैं तो वो 10 करोड़ का बन रहा है, आप 8 माला बनाएंगे तो 8 करोड़ का बनेगा। गलत तो नहीं कहा मैंने उपाध्याय जी? तो इनसे ये पूछिए वो लिंक मार्ग क्यों खत्म किया। अब जनता को क्या तकलीफ होगी? जनता को हमने बनाया था 150-200 साल के लिए कि एक्सप्रेसवे 200 साल के हिसाब से रहेगा, कि भीड़ भी होगी तो भी 200 साल के हिसाब से काम चलेगा। इन्होंने बनाया है कुल 50 साल के लिए, जो आगे जाके ताकि फिर ये कमीशन पूरी कर सके। दूसरी बात, लिंक रोड से प्रॉब्लम जनता को क्या होगी कि जनता को इस गांव में उतरना, उसके लिए वो 10 किलोमीटर आगे जाएगा, वहां उतरेगा, वहां से वापस पलट के आएगा। इससे क्या होगा? इससे टाइम खराब होगा, डीजल पेट्रोल फूकेगा, महंगाई बढ़ेगी, कितना भ्रष्टाचार होगा आप खुद समझ लीजिए। तो अगर आप लिंक मार्ग खत्म कर दे रहे हैं, अंडर पासेस खत्म कर दे रहे हैं, 2 गांव को कनेक्ट करने का मेन मार्ग है, हमने उसमें से फ्लाईओवर निकाला, आपने उसको बंद कर दिया। आपने कहा नहीं यहां से बस सड़क जाएगी, ये रास्ता बंद होगा। अब वो 10 किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर घूम के वापस आएगा। अब आप आइए हमारे आगरा एक्सप्रेसवे पे। आगरा एक्सप्रेसवे पे हमने जिस कंपनी को ठेका दिया, वो इत्तेफाक से इनके ही मेयर, आगरा के मेयर तो उनकी कंपनी थी, और वो लिंक मार्ग उन्होंने बनाया था, वो लिंक मार्ग टूट गया। तो भ्रष्टाचार तो ये किया है ना, भ्रष्टाचार तो इनकी कंपनी ने किया। इनकी कंपनी वाले कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को कोई कमीशन दिया, नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी एक्सप्रेसवे से वो लिंक मार्ग टूटा, खत्म हुआ। टूटा क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते उन्होंने 100 रुपए की जगह खर्चा संजय जी जवाब दीजिए। संजय जी, ये बात सही है कि जिस समय 2017 में योगी सरकार बनी थी तो उन्होंने उसकी जांच के आदेश दिए थे। बाद में सेंट्रल एजेंसी ने भी जांच की थी और स्टेट एजेंसी ने भी जांच की, और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लिहाजा उसमें किसी के प्रति कार्रवाई भी नहीं हुई। और उसके उस समय जो चेयरमैन थे यूपीडा के, आज वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें वरिष्ठ पद पर पुनः शोभायमान है। तो और दूसरी बात, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर के अखिलेश भी यही कहते हैं, जो अभी तारिक अहमद जी ने भी कहा, कि उसकी लंबाई कम, चौड़ाई कम कर दी गई है, उसकी मोटाई कम कर दी गई है, उसके लिंक मार्ग कम कर दिए गए हैं। तो ये किस तरह से भ्रष्टाचार पर रोक हुई? संजय जी, संजय जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, मैंने आपसे पूछा। आवाज नहीं आ रहा है आपका, थोड़ा दोबारा रिपीट करें। मैं ये कह रहा हूं कि जैसा तारिक जी कह रहे थे, इससे पहले अखिलेश जी भी कह चुके हैं। जिस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टेंडर हुआ था तब अखिलेश जी ने भी कहा था कि इसकी चौड़ाई कम कर दी गई है, मोटाई कम कर दी गई है, और लिंक रोड्स इसके कम कर दिए गए हैं। तो लिहाजा जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी, उसकी जो लागत आ रही थी, वो कम हो गई। तो इसमें भ्रष्टाचार कैसे कम हुआ? ये तो आपने कोई माल, जैसा उन्होंने कहा कि 10 माला बनना था, उसको 8 माला बना दिया, तो जाहिर है लागत तो कम आएगी ना। इसमें भ्रष्टाचार कैसे भाजपा को दिखाई दिया? और लखनऊ एक्सप्रेसवे की सारी जांचें हुई, सेंट्रल एजेंसी ने भी करवाई थी और स्टेट एजेंसी ने भी करवाई थी, उसमें सारे जो है वो मानकों पे सही उतरा है। संजय जी, का मानक नहीं होता, लोगों की सुविधा के लिए काम दिखना चाहिए और काम बोलना चाहिए। ये कोई राजनीतिक नेता का या इनके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी जो बोल रहे हैं, लारी जी, ये उत्तर प्रदेश में विकास का मापदंड 1 माला 2 माला नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां कार्रवाई भी हो रही है, और जहां पर सरकारी पैसे का कोई भी शिकायत अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ रही है, आप देखे होंगे कई जगह उन्होंने इस तरह का एक्शन लिया है। तो ये विषय नहीं है, होना चाहिए काम। चूंकि उत्तर प्रदेश में सड़क नहीं थी, उत्तर प्रदेश में पुल नहीं थे, उत्तर प्रदेश में गांव से मुख्य सड़कों को जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उन सारी चीजों को योगी जी ने पूरा किया है। लगातार काम अभी भी चल रहा है। नहीं दे रहे हैं, हाँ भी नहीं बोल रहे हैं, ना भी नहीं बोल रहे हैं। कम से कम ये तो बताइए कि जो सवाल उन्होंने किया वो सवाल उनका सही है कि गलत है। भरद्वाज जी, बात को आप घुमा रहे हैं। आप सीधे ये बताइए, जो चौड़ाई हम लोगों ने की थी उस चौड़ाई को आपने कम कर दिया। जो लिंक मार्ग 100 होने चाहिए तो उसको आपने 50 कर दिया।
मोटाई 10 इंच होनी चाहिए थी, आपने उसको 5 इंच कर दिया, तो लागत कम हो गई, दाम कम हो गए। इसमें भ्रष्टाचार कैसे होगा ये बताइए। आपको लग रहा है आप समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनसे कहिए कि विधानसभा के पटल में उठाएं इस विषय को, मीडिया के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव जी करें। महाराज, अगर आपको विधानसभा कहीं पटल कौन सा गलत लग रहा है तो चालू रखते हो आप लोग, आप जनता के बीच में जाइए ना, विधानसभा केवल बुलाते आप हो ये और ठीक है विधानसभा संजय जी। प्रमोद जी, इसका जवाब आपसे ले लेते हैं कि लखनऊ एक्सप्रेसवे जब बना तो इसकी तमाम जांचें हुई थी, बड़ी भारी भारी एजेंसियों ने जांच की, सेंट्रल की जो एजेंसी है उसने भी जांच की थी और उसने उसको क्लीन चिट दे दी और 6 महीने के भीतर भीतर क्लीन चिट मिल गई थी। आप तो इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। तो जो भ्रष्टाचार की बातें आती हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार हुआ, लखनऊ एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन तथ्यों में और कागजों में वो नहीं दिखता। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जैसी अभी तारिक जी कह रहे थे कि मोटाई कम कर दी, चौड़ाई कम कर दी, लिंक मार्ग हटा दिए, तो फिर अगर उससे लागत कम होती है तो ये भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? प्रमोद जी। उपाध्याय जी, एक विडंबना ये है कि अब खाली हमको आलोचना करनी है। आपका अच्छा काम भी है तो भी हम उसकी आलोचना करेंगे। वो सभी राजनीतिक, ये किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के लिए ये एक परंपरा सी बनती जा रही है। जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे था, इसकी जांच हुई और जब ये सत्ता में योगी जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की आई, तो ये बात काफी प्रचारित हुई और काफी आई कि इसमें व्यापक घोटाला हुआ है। इस पर अखिलेश जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि इसकी आप जांच करा लीजिए। उसकी जांच भी हुई लेकिन उसमें कोई तथ्य नहीं मिले। अभी जो तारिक जी ने कही ये बात अपनी जगह सही है कि वो आगरा के जो मेयर थे उनको ही दिया गया था और वो उसमें कुछ चीजें निकल के भी आई थी, उस समय छपी भी थी, अभी भी ऑन रिकॉर्ड अखबारों में है कि ये बात कही गई कि ये जो पैच टूटा है या जहां खामी थी वो उसमें, लेकिन फिर वो मामला दब गया और उसका जो भी कर, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार के कहीं भी कोई आरोप नहीं आए। जहां तक पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात है, मैं समझता हूं कि तारिक साहब ये बात भी सही कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार की कि वो 14,000 करोड़ का था या 10,000 करोड़ का था। जब उसकी लेंथ, उसकी डिस्टेंस, उसके संपर्क मार्ग ये कम हो जाएंगे तो जो लागत अखिलेश ने रखी थी उसमें अगर उसकी ये हो जाएगा तो लागत तो कम हो जाएगी, उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। एक बात मान भी लिया जाए कि उसमें भ्रष्टाचार मान लीजिए ये या कहीं था तो फिर उसकी जांच हो जानी चाहिए, तो तब ये तथ्य रखते। लेकिन आज तथ्यों पर कोई बहस नहीं होती है। आज तो सिर्फ हवा में गांठ बांधकर एक दूसरे को डिफेम करने के लिए, एक दूसरे की आलोचना कर, मैं किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के लिए के संदर्भ में ये बात नहीं कहना चाहता। ये एक आदत बन गई है कि हमको तुम्हारी आलोचना करनी है, आपके अच्छे काम भी हैं तो भी आलोचना करनी है और बुरे हैं तब तो आलोचना का अधिकार है ही है। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये रिवर फ्रंट था। रिवर फ्रंट एक राजधानी लखनऊ के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट था, उसमें कितना करोड़ रुपया लग गया, ठीक है उसमें भ्रष्टाचार था उसमें, लेकिन आज तक वो तथ्य सामने निकल के नहीं आए आज तक। और जब जो जांच हो गई उसको आगे बनाया भी नहीं गया, वो जस का तक पड़ा, तो देश प्रदेश की जनता का करोड़ों रुपया वो डंप हो गया, उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। जो जेपी की बात आपने जो शुरुआत में कही वो भी अभी ऐसा कैसे 5 वर्ष हो गए हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप की बात कही गई, लेकिन उसको कंप्लीट कर दें वो नहीं, खाली भ्रष्टाचार के नाम पर एक ये खड़ा रखता कि इसलिए रोक दिया गया कि इसमें भ्रष्टाचार है, बाद में निकल के आता है कि उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो ये जो आरोप, एक क्षुद्र आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है, ये उसके दुष्परिणाम है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, ऐसा भी नहीं है, इसकी भी आलोचना नहीं की जा सकती, लेकिन चूंकि राजनीतिक दलों का एक ये शकल बन गया है कि नहीं, आपके अच्छे काम की भी हम आलोचना करेंगे ही करेंगे। लेकिन उससे अब देश की जनता को, उपाध्याय जी, अब प्रदेश की जनता पूरी तरीके से ये समझने लगी है कि कहां क्या सच है क्या गलत है, कितने राजनीतिक दल आरोप सही है कितने गलत है। इनसे बचना चाहिए, एक नई और अच्छी राजनीति की शुरुआत की जानी चाहिए। जावेद जी, योगी सरकार का दावा है कि उनके शासनकाल में 13 नए एयरपोर्ट बने हैं, कानपुर, मेरठ समेत 10 शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट का संचालन चल रहा है और सभी 75 जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है।
उनका कहना है कि उनकी सरकार में पूर्वांचल, बुंदेलखंड समेत 4 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कुछ बड़े एक्सप्रेसवे भी हैं, और उधर समाजवादी पार्टी का दावा है कि ये सारे काम उनके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विकास के कार्यों पर इस तरह से तेरा मेरा, क्या आप सही मानते हैं? नहीं, देखिए उपाध्याय जी, ये विकास की जब बात होती है और विकास जिस तरीके से इस सरकार में, हम तो आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य छिपे हुए हैं, आपने एयरपोर्ट बना दिए, बहुत अच्छी बात है। जेवर से लेके कुशीनगर तक जो आपने एयरपोर्ट जो बना रहे हैं, ये एयरपोर्ट का संचालन कौन करेगा? ये एयरपोर्ट सरकार के पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप तो सब कुछ जो है, जो राष्ट्रीय संसाधन है, उनको अपने मित्रों के हवाले करते चले जा रहे हैं। देश के पास विकास के लिए सरकार के खजाने में धन कब बचेगा? आप लखनऊ का ही एयरपोर्ट लीजिए, 146 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दे रहा था। आज स्थिति क्या है? सरकार के खजाने में सीधे जनता का पैसा जा रहा था। आपने उसको जब लीज पर दिया है तो सरकार के खाते में कितना जाएगा, जरा आप उसका प्रतिशत निकलवा लीजिए। ये जो विकास, जनता के धन से विकास किया जाएगा, जनता के धन से चीजें बनाई जाएंगी, और उसके बाद कहीं पर अडानी एयरपोर्ट हो जाएगा, कहीं पर अंबानी एयरपोर्ट हो जाएगा। ले दे के देश 15 कारपोरेट घराना ही बचा है क्या इनके नजदीक? अभी और भ्रष्टाचार पर बड़ी बात हो रही थी। मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने हृदय रोगियों के लिए दवाएं खरीदी थी, जान खतरे में डाल दी उस मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने। नकली दवाएं उसने खरीद ली, और मुख्यमंत्री जी हर 6 महीने में कहते रहे SIT गठित होगी और उसकी जांच होगी। आज तक न जांच बैठी, और जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने दवाएं सप्लाई की थी, न उसको सरकार ने ब्लैक लिस्टेड किया। जहां जिन कंपनियों को जो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क था, जिनके ऊपर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में CBI जांच की सिफारिश थी, उनको आपने यहाँ पर एम्बुलेंस संचालन का काम दे दिया। ये जो इस तरीके की जो कहानियां हैं, अभी आदरणीय प्रमोद जी ने भी बताया कि आगरा के मेयर को आगरा एक्सप्रेसवे के लिंक मार्ग का काम दिया गया, वहां पर किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। आप भ्रष्टाचार करेंगे, प्रोजेक्ट की लागत आप लगातार बढ़ाते रहेंगे, कमीशन जिलों में जो पैसा जाएगा, मैं तो सुनता रहा हूं कि 2%, 2.5% जिलों से जाता था, इस समय 8% जा रहा है। मशीनें एक ही राजनीतिक दल में नहीं लगी। आज भी सुना है कि राजस्थान के वाया गुजरात में पैसा जा रहा है। उत्तर प्रदेश वोट देगा, जनादेश देगा, और यहाँ पर काम गुजरात की कंपनियां करेंगी। यहाँ पर जिन लोगों ने भारी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उत्तर प्रदेश के। संजय जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी जवाब दीजिए। सीधा निशाना भाजपा की ओर है, और जिस तरह के आरोप जावेद जी लगा रहे हैं वे निश्चित रूप से गंभीर है, और आने वाले चुनाव में ये जनता भी आपसे सवाल मांगेगी, सवाल पूछेगी। संजय जी। देखिए, जावेद जी को देश में और लंबे समय तक इनकी पार्टी का रहा है। इनको पता होगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का फाउंडेशन उस देश के उद्योगपति होते हैं, और सरकारें जो बनती हैं वो जो निर्णय लेती हैं, तो उनके सारे निर्णयों को केवल आप अपनी दृष्टि से देखते हैं, तो यह मैं समझता हूं बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आने वाले समय में इस देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट मिलने जा रहा है, और आप इस विषय को देखिए, आप क्या छोड़ नहीं, कर संजय गए जी थे। वो सही है, वो मान लेता हूं। जैसे उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातें की हैं कि जैसे सप्लाई मिली, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें कहा गया कि जांच होगी, लेकिन वो जांच नहीं हुई। ये तो बहुत छोटी बात है, इसका देश की आर्थिक व्यवस्था से क्या लेना देना है? सरकार में अस्पतालों की हालत क्या थी? गोरखपुर में काला ज्वर से सैकड़ों बच्चे मर जाते थे, याद है आपको कि नहीं? यही बाबा योगी आदित्यनाथ के आने के बाद वहां की स्थिति अब सुधरी है जाकर। सैकड़ों बच्चे काल कवलित हो जाते थे पूर्वांचल के अंदर, उसको काला बुखार कहते थे, आप भूल गए होंगे उसको भी। तो अस्पतालों को क्या बना के रखा था? आप कह रहे हैं कि दबाव हो गई, ये हो गई। जहां पर भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, वहां के अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। हर अस्पताल में समय में डॉक्टर बैठ रहे हैं, हर अस्पताल में दवा के प्रचुर भंडार हैं, जनता को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, नए नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितना अस्पतालों में आधुनिकीकरण का काम हुआ है, किसी सरकार में नहीं हुआ। अभी कोरोना जैसी महामारी के समय तत्काल अस्पताल की आवश्यकता थी,
किसी में 1200 लोगों का अस्पताल बीएचयू के अंदर सेना को एनडीआरएफ लगा के सारे लोगों को लगाकर उसको चालू करवाया गया। तो मेडिकल क्षेत्र में जितना काम इस सरकार में हुआ है आपने कभी सोचा नहीं था। तारिक जी से जवाब ले लेते। तारिक जी, संजय जी ठीक है, तारिक जी से जवाब ले लेते। तारिक जी, मैं आज बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं। आप ये देखिए कि जब बाबा जी बैठे थे, योगी आदित्यनाथ जी बैठे थे ऐसा मुख्यमंत्री, उनके बैठने के कुछ समय बाद ही बीआरडी में कुछ बच्चों का इंतकाल हो गया था। दुखद मौत हुई थी ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से, कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई। जो आदमी उस दिन छुट्टी पे था, जो डॉक्टर छुट्टी पे था, उसको जब पता चला वो भागकर आया, उसने ऑक्सीजन की सप्लाई की और उस बच्चे फिर भी मरे, क्योंकि जितना वो कर सकता था उसने किया। आज उस बंदे को बर्खास्त कर दिया सरकार ने। बर्खास्त, डॉक्टरों की कमी है लेकिन उसको बर्खास्त कर दिया, ये कहकर कि इसकी वजह से मौत हुई। उसकी वजह से तो कई लोग बच गए, जो मरे हैं वो बाबा जी आपकी वजह से मर गए थे। पहली बात है, जो जांच हुई, जांच में आ गया कि डॉक्टर उस दिन ड्यूटी पे नहीं थे क्योंकि उनकी छुट्टी थी, फिर भी वो आकर काम में मदद कर रहे थे। ऑक्सीजन ले लेके अपनी गाड़ी में ले लेके, पर्सनल गाड़ी में लेकर सप्लाई दिया उन्होंने, कोई पेमेंट नहीं लिया था, सप्लाई दिया उन्होंने, बच्चे जिंदा रखने की कोशिश की ये, और वो क्लियर थे इस चीज से। उसके बावजूद आज उनको बर्खास्त कर दिया गया। ये क्या डॉक्टरों की कमी के बावजूद ये करना बहुत जरूरी था, लेकिन उनको इसलिए किया गया, जैसे मैं तारिक अहमद लारी आतंकवादी, वैसे ही डॉक्टर कफिल वो भी आतंकवादी, क्योंकि नाम तो एक ही है भाई, एक ही धर्म के, एक ही जात के। बस 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए, हमारे पास समय समाप्त हो रहा है। जी 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए प्लीज, हमारे पास समय का अभाव है। भ्रष्टाचार के बारे में आप ये समझिए कि जूते की सप्लाई, मोजे की सप्लाई जो करनी थी वो जूता कंपनी को करनी थी। जब बैटरी साहब 400 करोड़ का टेंडर हुआ था, लेकिन सप्लाई किसने की? बिजली के दुकानदार ने जूते की सप्लाई की। बिजली के दुकानदार ने जूते की सप्लाई की, मोजे की सप्लाई बिजली के दुकानदार ने की, जबकि साफ लिखा हुआ था कि टेंडर में कि वही सप्लाई कर सकता है तो जूता और मोजा बनाता होगा, जो 3 साल से बना रहा होगा। और अगर कोई कंपनी लेती है तो उस कंपनी से उसका कंसोर्टियम कम से कम 3 साल का होना चाहिए। फिर भी जूते की सप्लाई दी। क्यों दी उस आदमी को? उस आदमी की इंदिरा नगर लखनऊ में दुकान है और लखनऊ में दुकान होकर उसके ताल्लुकात एक मंत्री मैडम थी, उनके हस्बैंड से उनकी दोस्ती थी, रोज का खाना पीना चलता था उनका, ऐसे भी चलता था और ऐसे भी चलता था, तो उसको सप्लाई दी। वो जब मुद्दा मैंने उठाया, उस मुद्दे को दबा दिया गया, बिल्कुल एकदम गायब है वो मुद्दा। भ्रष्टाचार तो ये भी होगा भरद्वाज जी, इसके भ्रष्टाचार की जांच करवा लीजिए, मैं आज लिख कर दे रहा हूं। आप पीएम के प्रतिनिधि हैं, मीडिया प्रभारी है, प्रधानमंत्री जी। ठीक है तारिक जी, ये विकास को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहेगा, हमारे पास समय का अभाव है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, एक अच्छी बहस हुई, एक अच्छे मुद्दे को हमने छुआ है, ये बहस आगे भी जारी रहेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी विकास को लेकर के तेरा मेरा की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है उस पर बहस। ये बहस अभी और आगे बढ़ेगी क्योंकि चुनाव सर पर है और विकास को लेकर के जो दावे एक दूसरे की ओर से किए जा रहे हैं, उन दावों को लेकर के जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिस प्रकार से मेट्रो को लेकर के खींचतान चल रही है, उसमें कौन जीतता है ये तो जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा। बहरहाल आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।